चरित्रवान, धैर्यवान और बुद्धिमान, इन तीनों गुणों वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखता। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT classes chapter 8 part 3, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेशन द नेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर थे उन्होंने देसी जनता को सभ्य बनाने का काम किया था और किस तरीके से उन्होंने जो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम था उसको भारत में स्थापित करने की कोशिश की थी, जिससे कि वो देसी जनता को सभ्य बना सके। तो जिन्होंने हमारे पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो नई दिनचर्या, नए नियम, तो इसमें देखते हैं क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 19वीं सदी के मध्य तक जो कंपनी थी तो उसका ध्यान मुख्य रूप से हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं में कामकाज के कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया, यानी कि जो पाठशालाएं थी उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो 1854 अर्थात 1854 को बाद ने कंपनी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश की। तो कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम, नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। तो इस तरीके से एजुकेशन जो सिस्टम था देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए, तो वो उसे बदलना चाहती थी। तो देखिए, तो ब्रिटिशर के द्वारा क्या क्या जो कदम थे वो उठाए गए थे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। तो इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाता था। तो पंडितों का कामकाज क्या होता था कि उसमें जो पाठशालाएं थी उनका दौरा करना था और वहाँ का अध्यापन स्थिति में सुधार लाना था। तो प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार चलाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा और विद्यार्थियों के प्रगति के मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगेगी। तो देखिए, तो विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, यानी कि अर्थात वो फीस जमा करें। तो नियमित रूप से कक्षा में आएँ और तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। तो देखिए, एक तरीके से सभ्य बनाने के लिए ब्रिटिशर ने किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को भारत में एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो इसके तहत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टीचर्स की व्यवस्था की गई, जो कि डेली रेगुलरली उन लोगों को क्लासेस दें, जो प्रॉपरली तरीके से उन लोगों को पढ़ाएं। और वहाँ पर ये भी व्यवस्था रखी गई कि जो विद्यार्थी स्कूल या पाठशालाओं में पढ़ेंगे वो लोग शुल्क दें और तथा नियमित कक्षा में आएँ, और जो उनकी नियमित सीट है उन पर वो आकर अनुशासन के साथ बैठें। तो देखिए, तो नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे थे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। तो जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों यानी कि ऑफिशियली इंस्ट्रक्शनों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। तो इन नए नियमों और दिनचर्याओं का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चे का स्कूल में आना जो था वो ज़रूरी हो गया था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसके अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। तो देखिए, एक तरीके से ब्रिटिशर के द्वारा जो उस समय एजुकेशन सिस्टम यानी कि एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाए गए वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय थे। क्योंकि देखिए, तो मान लीजिए कि कोई जो बच्चे हैं यानी कि किसान या गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो उनके अगर साथ काम ही केवल कराएंगे तो उनका जीवन एक तरीके से सभ्य या सिविलाइज्ड नहीं बन पाएगा।
तो एक तरीके से इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी बताया जाने लगा था। तो अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या थी और क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, तो केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो यानी कि जायज़ सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम के बदलाव के लिए केवल अंग्रेज ही एक ऐसे नहीं थे जो भारत में शिक्षा नीतियों को बदलना चाहते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के बहुत सारे विचारक के रूप में भी इस प्रसार को जरूरत पर जोर देने लगे थे। यानी कि कुछ बहुत सारे ऐसे विचारक भी थे जो भारत में नई शिक्षा नीति को एक तरीके से यानी कि शिक्षा नीति को स्थापित करना चाहते थे। तो देखिए, जो 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक जो थे वो व्यापक रूप से इस ज़रूरत पर जोर देने लगे। तो यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकते हैं, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा आधुनिकता वो ला सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशर से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा एक तरीके से खर्च करें। तो इस दिशा में ही हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम जो है अध्ययनों में पढ़ेंगे। तो परंतु बहुत सारे जो इंडियंस थे वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में थे। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध कौन कौन से एक तरीके से नेता थे या कौन कौन लोग थे। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो देखिए, तो क्यों विरुद्ध थे? कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे आखिर जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी विरुद्ध हुए। तो देखते हैं कि क्या कारण थे। तो अंग्रेजी शिक्षा में हमें गुलामी बना दिया था। तो देखिए, तो महात्मा गांधी का इस विषय पर कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यताओं का श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति अपना गौरव भाव नष्ट करते गए हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है या पापपूर्ण है, इनमें भारतीयों को दास बना दिया, इनसे लोगों पर प्रभाव डाला है कि मुताबिक पश्चिम में अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर एक चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाली भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। तो महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीय के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो देखिए, एक तरीके से जो गांधी थे वो नई शिक्षा नीति यानी कि ब्रिटिशर के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम भारत में स्थापित किया जा रहा था, तो एक तरीके से वो इसके विरुद्ध थे। तो विरुद्ध क्यों थे? जो एक तरीके से अंग्रेजी शिक्षा थी, तो अंग्रेजी शिक्षा को यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर था अब वो धीरे धीरे से अपनाया जाने लगा था। तो इसमें क्या था कि जो भारत के लोग थे जो शिक्षित हो रहे थे वो अपनी संस्कृतियों को भूलते जा रहे थे। तो इसलिए जो महात्मा गांधी थे तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो देखिए, तो महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपहजित बना देगी, उनमें से अपने सामाजिक परिवेश को काट दिया है और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है और अपनी राय में ही विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृत से गणना वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने को तौर तरीके भूल चुके हैं। तो महात्मा गांधी का कहना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव व व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। तो गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। उनके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। तो देखिए, तो एक्चुअली जो महात्मा गांधी थे तो किस तरीके की शिक्षा को वो एक शिक्षा बताते थे। केवल किताबों को पढ़ना और पाठ्यक्रम को एक तरीके से कंप्लीट करके किसी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो जाना ही शिक्षा नहीं है। तो एक तरीके से शिक्षा का जो सही तर्क दिया है वो महात्मा गांधी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए और इसके कुछ पॉइंट्स पर भी और नज़र दे लेते हैं।
तो जैसे कि आप चित्र 10 में देख पा रहे होंगे, तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं, जो कि 1940 का एक चित्र है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो देखिए, तो अब देखते हैं कि क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। तो देखिए क्या लिखा था महात्मा गांधी ने। तो देखिए, तो शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह मस्तिष्क की भावना श्रेष्ठ तत्वों को सामना लाई जाए, और साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी ज़रूरत और न ही उसकी शुरुआत। तो यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले अपने कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और अपने शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। और मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह ही केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया को क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तर्क थे एक तरीके से शिक्षा के ऊपर महात्मा गांधी जी के। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा, तो देखिए, तो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। एक तरीके से वो अंग्रेजी शिक्षा को हटाना चाहते थे, यानी कि उसका विरोध करके एक ऐसी शिक्षा को भारत में स्थापित करना चाहते थे जो एक तरीके से महात्मा गांधी के इस तथ्य पर हमने देखा है। तो देखिए, तो टैगोर का शांति निकेतन, तो देखिए, तो शांति निकेतन में क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो देखिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था यानी 1901 में इसकी स्थापना की थी। तो टैगोर ने जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था और उनके स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। तो टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी भी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं भी भटक रहता था। तो कोलकाता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारकों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे जो है वो खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का जो समय है वो अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। तो शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। तो टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के लिए उसमें स्वाभाविक गुण को मार देते थे। तो टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना एक स्कूल खोलने का फैसला लिया, क्योंकि वो एक तरीके से उस बदलाव करना चाहते थे अपने एक तरीके से अनुभवों को लेकर, क्योंकि वो मानते जब वो छोटे थे तो अपने जीवन के अनुभवों को लेकर वो एक ऐसे स्कूल का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पर बच्चे बिना कुछ एक तरीके से घुटन महसूस किए स्कूल में अपनी रुचि दें और एक तरीके से किसी चीज़ को जानने की यानी कि जानने की उत्सुकता वो दिखाएं। तो देखिए, तो बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में एक तरीके से कामोबेश एक जैसी राय रखते थे, तो लेकिन दोनों के बीच फ़र्क भी थे। गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनरी व प्रौद्योगिकीकरण की उपासना में कट्टर आलोचक थे और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और काल, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो देखिए, तो इसके साथ और क्या किया गया, तो इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग अंग्रेजी द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तित होना चाहते थे। उनका मानना यह था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या है,
यानी कि राष्ट्र क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। तो देखिए चित्र 12 में क्या बताने की इसमें कोशिश की गई है। तो कैम्बूटर में के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चों 20वीं सदी का प्रारंभ। तो देखिए 19वीं सदी के एक मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए अन्यत्र में एक देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कोई ना कोई ऐसे फैक्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक तरीके से ऑथेंटिक नॉलेज का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए सभ्य करने के लिए शिक्षा। तो देखिए इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, इसमें पहला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हम लोगों का यही बन जाता है। तो 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। तो देखिए तो बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी। बाल मजदूरी क्यों थी? क्योंकि अधिकतम जो लोग थे वो गरीब या मध्यम वर्ग से थे, जो कि अपने एक तरीके से फैमिली के साथ मिलकर के खेतों में काम किया करते थे। तो इसीलिए मजदूरी और बड़े ही पैमाने पर थे, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए अपनी आय महत्वपूर्ण थी, तो स्कूल भी बहुत कम होते थे उस समय। तो ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू कर दिए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान शुरू किया। तो देखिए तो टॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। तो वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे और माध्यमिक स्कूल की पाठ्य चर्चा में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन स्थानीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था। तो देखिए क्या कहा था। तो मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज़ हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या 1000 साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। तो आर्नोल्ड का मानना था कि सशस्त्रीकरण कृतियों में अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है और वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षा विधियों की मान्यता थी कि इस तरह के अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या है। और शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आने के लिए ले जाना चाहिए था। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस तरीके के विचारों को इंग्लैंड ने गरीबी तथा उपनिवेश में देसी जनता को शिक्षा के संबंधित सोच को किस तरीके से प्रभावित किया? तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो जिसका आपको आंसर जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलराइट, तो देखिए तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है आज का ये हमारा जो चैप्टर है वो इसी के साथ ख़त्म होता है, और जिसके लिए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो आपको बताया गया वीडियो में आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑलराइट, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।